की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन, धनखड़ विपक्षी सांसदों के साथ करेंगे मीटिंग। कल राहुल ने मोदी अडानी का मुखौटा लगाए सांसदों का इंटरव्यू लिया। दिल्ली में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज होगी बैठक। संसद भवन में होगी बड़ी बैठक। सांसद राहुल गांधी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। केंद्र सरकार ने देश में अब तक 8,72,352 वक्फ प्रॉपर्टी चिन्हित की। कहा 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जा। सरकार ने संसद में वक्फ संपत्तियों की जानकारी ली। पीएम के आगमन को लेकर प्रभारी मंत्री ने की बैठक। प्रयागराज में मंत्री नंदी के आवास पर हुई सांसदों विधायकों की बैठक। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन। बेंगलुरु के सदाशिवनगर आवास में ली आखिरी सांस। महाकुंभ में 20,000 से ज्यादा बतखों की होगी एंट्री। प्रयागराज समेत आसपास के शहरों में वेद विद्यालयों से वेद पाठ के लिए आएंगे बतख। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आरबीआई मुख्यालय से आज विदाई लेंगे शक्तिकांत दास। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज आरबीआई मुख्यालय से विदाई लेंगे शक्तिकांत दास। आपको बता दें, शक्तिकांत दास के कामकाज का आज आखिरी दिन है। 6 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक की उन्होंने कमान संभाली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शक्तिकांत दास आज 25वें गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल उनका पूरा होगा। और इसी के साथ संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां आज आरबीआई मुख्यालय से विदाई लेंगे शक्तिकांत दास। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज आरबीआई मुख्यालय से विदाई लेंगे शक्तिकांत दास। और इसी के साथ संजय मल्होत्रा अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। आज शक्तिकांत दास के कार्यकाल का आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता दिल्ली से अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज आरबीआई मुख्यालय में शक्तिकांत दास का आखिरी दिन है। उनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। अगर हम उनके कार्यकाल की बात करें तो बेहद शानदार उनका कार्यकाल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कोविड के समय महंगाई की समस्या को लेकर उन्होंने जिस तरीके से उल्लेखनीय काम किया है। अखिलेश जी, आरबीआई मुख्यालय से आज वर्तमान शक्तिकांत दास गवर्नर की विदाई हो जाएगी। आज उनका आधिकारिक तौर पर आरबीआई ऑफिस में आखिरी दिन रहेगा। विभाग के तरफ से एक उनके विदाई समारोह के लिए पार्टी रखी गई है, जिसमें आरबीआई के डायरेक्टर सदस्य सभी वहां मौजूद रहेंगे। और उनकी मौजूदगी में आज शक्तिदास को विदाई दी जाएगी। उनका कार्यकाल 25वें गवर्नर के तौर पर याद किया जाएगा। महंगाई का दौर हो, कोविड काल का दौर हो, इन सभी दौर में, और खासकर जीएसटी के दौर में जब व्यापारियों को हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर इनके कार्यकाल में खास बिंदु गिने जाते हैं।
जिसमें कोरोना के समय जो डाउनफॉल हुआ उसको लेकर आरबीआई की अहम भूमिका थी, इसको लेकर भी याद किया जाएगा। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि विवादों में भी घिरा रहा आरबीआई, क्योंकि लगातार विपक्ष ने कई सवाल उठाए, क्योंकि आरबीआई ने आउट ऑफ वे जाकर केंद्र सरकार के समर्थन कई ऐसे फैसले लिए, खासकर ब्याज दरों की बात की जाए या कुछ पैसे समायोजन की बात की जाए या आरबीआई के पास जो सोना या तमाम चीजें की जो संपत्तियां थी उनको लेकर भी कई सवाल विपक्ष द्वारा आरबीआई गवर्नर को उठाए गए। फिलहाल 25वें गवर्नर के तौर पर शक्तिकांत दास का कार्यकाल याद किया जाएगा और वहीं 26वें गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा अब कार्यभार संभालेंगे, जिनकी नियुक्ति कल केंद्र सरकार की तरफ से की गई। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज आरबीआई मुख्यालय में शक्तिकांत दास का आखिरी दिन है। आपको बता दें आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब संजय मल्होत्रा अब रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर होंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संजय मल्होत्रा अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। शक्तिकांत दास के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी, जहां विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जारी कर सकती है लिस्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी सप्ताह कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को बाबरपुर से टिकट मिल सकता है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अलका लांबा को नई दिल्ली से टिकट मिलने की उम्मीद है और इसी के साथ देवेंद्र यादव को बादली से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें रोहित चौधरी को नांगलोई से टिकट मिलने की उम्मीद है। ये बड़े चेहरे आपको बता रहे हैं जिनको पहली लिस्ट में कांग्रेस पार्टी अपने इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें अली मेहदी को मुस्तफाबाद से टिकट मिल सकता है। अभिषेक दत्त को कस्तूरबा नगर से टिकट मिलने की उम्मीद है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसी सप्ताह अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इसी सप्ताह कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें इशरत जहां को ओखला से टिकट मिलने की उम्मीद है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी सप्ताह जारी कर सकती है कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को बाबरपुर से टिकट मिलने की उम्मीद है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। जहां एक तरफ अब माना जा रहा है कि इसी हफ्ते कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां पूरी तैयारियों में लगी हुई हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने भी पिछले दिन अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी और माना जा रहा है कि कांग्रेस भी जारी करने वाली है, और ऐसे में कुछ बड़े नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है कब तक कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है? कितने लोगों के नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं अखिलेश जी? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी पूरी कर दी और सभी दिल्ली की ग्राउंड पर उतर भी गए हैं। चाहे कांग्रेस की
न्याय यात्रा अभी 1 महीने लगभग चली और हर दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र, यानी कह सकते हैं कि दिल्ली के 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में वो न्याय यात्रा गई। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा भी दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जो 8 दिसंबर से शुरू हुई है और वो भी हर विधानसभा क्षेत्र में इस समय चल रही। तो लिहाजा देखा जाए कि आम आदमी पार्टी अपनी 2 लिस्ट कैंडिडेट की जारी कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी जारी करने की तैयारी कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेटों की पहली सूची तैयार कर ली है और पहली सूची में उन बड़े चेहरों के नामों की घोषणा की जा सकती है कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को कांग्रेस टिकट दे सकती है और उनको दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। अलका लांबा नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ी थी और जीती भी थी और विधायक भी बनी थी। यानी अलका लांबा पहले कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी गई और फिर आम आदमी पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में आई। तो उम्मीद है कि अलका लांबा को नई दिल्ली से चुनाव कांग्रेस लड़ा सकती है, क्योंकि वहां से वो एक बार विधायक रह चुकी है। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं, जिनकी अगुवाई में दिल्ली में न्याय यात्रा पिछले 1 महीने से चल रही थी, अभी समाप्त हुई है। और देवेंद्र यादव बादली से विधायक कांग्रेस के टिकट पर रह चुके हैं और उन्होंने न्याय यात्रा के दौरान 2 दिनों से यात्रा को बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर घुमाया था। तो इससे पूरी उम्मीद की जा सकती है कि देवेंद्र यादव बादली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और पहले विधायक रह चुके हैं, तो उम्मीद उनको है कि वो इस बार भी जीतेंगे, इसलिए उन्होंने न्याय यात्रा को 2 दिन वहां पर घुमाया। इसके साथ ही साथ दूसरे कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको चुनाव में उतारा जा सकता है। इसमें एक बड़ा चेहरा है संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं और शीला दीक्षित दिल्ली की 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रही हैं। तो और संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से सांसद भी कांग्रेस के टिकट पर रह चुके हैं और उनको बाबरपुर से एक बार फिर विधानसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर इलाके की सीट पर संदीप दीक्षित की दावेदारी पक्की और मजबूत इसलिए भी है कि वो उस इलाके के सांसद रह चुके हैं। इसके साथ ही कई ऐसे चेहरे हैं जिनको पहली लिस्ट में उतारा जा सकता है और इनकी लिस्ट पर मंथन लगभग हो चुका है। और बिल्कुल अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कब ये लिस्ट जारी करेगी। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां माना जा रहा है कि इसी सप्ताह कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद भवन में ये बैठक होगी। सांसद राहुल गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज बैठक होने वाली है। हम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसदों की आज बड़ी बैठक होने वाली है और सांसद राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। करीब 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब संसद भवन में ये बैठक होगी, जिसमें सांसद राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा सांसदों की, कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की ये बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार गतिरोध बना हुआ है और गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष यानी कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अडानी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, मणिपुर के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर लगातार विपक्ष घेर रहा है, लेकिन संसद के सदन के दोनों में चर्चा नहीं हो पा रही। ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा में सदन सुचारू रूप से चल पा रहा है और ना तो किसी भी मुद्दे पर बैठक हो पा रही और ना तो चर्चा हो रही। कांग्रेस ने आज फिर एक नई रणनीति तैयार की है। आपको बता दें कि कांग्रेस 2 कार्यक्रम आज पार्लियामेंट में देखे जा सकते हैं विपक्षी दलों के। पहला यह है कि कांग्रेस अपने सांसदों के साथ बैठक करेगी। राहुल गांधी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ये आज रणनीति तय की जाएगी कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को सदन के अंदर कैसे घेरना है, किस रणनीति पर सभी सांसदों को एकजुट रहना है, इसकी रणनीति आज राहुल गांधी की अध्यक्षता में तय की जाएगी। दूसरा कार्यक्रम विपक्षी सांसदों की तरफ से 10:30 बजे संसद भवन के परिसर में रखा गया है, जहां पर सभी सांसद 10:30 बजे पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी संसद भवन के परिसर में करेंगे। अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करेंगे। मणिपुर में जो शांति व्यवस्था कायम नहीं हो रही, उस मुद्दे को भी उठाने की विपक्ष ने तैयारी की है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जेपीसी को भेज सकती है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसको भेजना चाहती है। इसको लेकर विपक्षी सांसद और पूरा विपक्षी इंडिया ब्लॉक चाहता है कि सदन में पहले इसको चर्चा हो, चर्चा होने के बाद जेपीसी को भेजा जाए और जो विपक्षी दल और इंडिया ब्लॉक का जो भी आपत्तियां हैं वो अपनी पहले सदन में दर्ज करना चाहते हैं, जनता को भी बताना चाहते हैं। तो इन 2 मुद्दों को लेकर आज सदन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। सदन के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में हंगामेदार सत्र हो सकता है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से न चलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। जिस प्रकार विपक्षी सांसद एकजुट होकर आज 10:30 बजे प्रदर्शन करेंगे, उससे पहले कांग्रेस की बैठक होगी। तो एक तमाम जो माहौल लग रहा है उसको लेकर लगता है कि आज का शीतकालीन सत्र के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होना तय माना जा रहा है। तल्ली बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज बैठक होने वाली है। सांसद राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब संसद भवन में ये बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के लोकसभा सांसद मौजूद रहेंगे। सांसद राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। बढ़ते हैं आगे खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में अब तक चिन्हित किए गए हैं 8,72,352 वक्फ प्रॉपर्टी। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने की 8,72,352 वक्फ प्रॉपर्टी चिन्हित। केंद्र सरकार ने कहा कि 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जा। सरकार ने संसद के सदन में वक्फ संपत्तियों की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और इसी के साथ तमिलनाडु में 734 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। देश में वक्फ अधिनियम के तहत 8,72,352 अचल संपत्तियां पंजीकृत। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। देश में वक्फ अधिनियम 16,713 चल वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश भर में
994 संपत्तियों पर वक्फ के अवैध कब्जे की जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 ऐसी संपत्तियां हैं। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, केंद्र सरकार ने संसद में कुल 8,72,352 प्रॉपर्टीज की डिटेल दी है, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में संपत्तियां निकल के आई हैं। इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले और बीच में भी लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जेपीसी की बैठकें चल रही। जेपीसी यानी पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी की जो बैठक चल रही, उसमें वक्फ संपत्तियों को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार हंगामा होता है और बैठक बेनतीजा होने के बाद भी इस पर समाधान निकलने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच सरकार ने अब बिल के संशोधन के पास होने से पहले वक्फ की संपत्तियां जो भी देश में चिन्हित की गई हैं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, उन पर एक आंकड़ा जारी किया है और ये आंकड़ा संसद भवन के संसद के दोनों सदनों में बताया गया कि संसद के रिकॉर्ड में अब तक देश के अंदर चिन्हित की गई संपत्तियां कितनी है और उसमें से कितनी अचल संपत्तियां हैं, कितनी चल संपत्तियां हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा खुलासा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है कि जो वक्फ की संपत्तियां पूरे देश में है, उनमें 994 संपत्तियों पर कब्जा किया गया है। उस कब्जे को भी हटाया जाना है और एक कब्जा तभी पूरी तरह से मुक्त हो सकता है जब वक्फ संशोधन अधिनियम पास हो जाएगा। उसके तहत केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि विपक्ष इन सभी चीजों को लेकर लगातार अपनी आपत्ति संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद परिसर तक लगातार दर्ज करा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि वक्फ संशोधन विधेयक क्या संसद में पास हो पाता है। जो अवैध कब्जे वाली संपत्तियां हैं, उन पर केंद्र सरकार कार्रवाई करके मुक्त करा सकता है या नहीं। तन्वी, बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने संसद में कुल 8,72,352 प्रॉपर्टीज की डिटेल शेयर की है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जिसमें 994 संपत्तियों पर वक्फ के अवैध कब्जे की जानकारी सामने आई है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री सीएम रहे एसएम कृष्णा का निधन हुआ है। पूर्व सीएम एमएस कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सुबह करीब 2:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बेंगलुरु के सदाशिव नगर आवास में आखिरी सांस ली है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। आपको बता दें, बेंगलुरु के सदाशिव नगर आवास में उन्होंने आखिरी सांस ली। करीब 2:30 का समय जब उन्होंने आखिरी सांस ली। आज सुबह का समय आपको बता रहे हैं, 92 साल की उम्र। जानकारी ये भी है कि पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कर्नाटक के पूर्व सीएम एमएस कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें, आज सुबह करीब 2:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। बेंगलुरु के सदाशिव नगर आवास में आखिरी सांस ली है। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी
दिल्ली से अहम जानकारी, जहां पिछले काफी समय से वो बीमार चल रहे थे। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज सुबह उनकी आवास पर उनका निधन हो गया और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 1999 से 2004 के बीच कर्नाटक के सीएम के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला। और आपको बता दें 2008 के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, कर्नाटक के पूर्व सीएम का आज सुबह निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। जानकारी ये भी है कि वो पिछले काफ़ी समय से बीमार भी चल रहे थे। अखिलेश जी, कर्नाटक के बड़े नेता के तौर पर गिने जाने वाले एसएम कृष्णा ने आज यानी 10 दिसंबर की रात करीब 2:30 पर अंतिम सांस ली। वो करीब 92 साल की उम्र में थे और उन्होंने अपने 92 साल की उम्र पर अंतिम सांस ली। उनकी स्वास्थ्य के लिहाज से उम्र ज्यादा होने की वजह से काफी दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उनको समय समय पर अस्पताल में भी ले जाकर उपचार चल रहा था, लेकिन अंतिम समय में वो स्वास्थ्य उनका काफी खराब था। खराब होने की वजह से वो अपने सदाशिव नगर वाले कर्नाटक के घर में ही बेंगलोर में थे, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर एसएम कृष्णा के राजनीतिक कैरियर को देखा जाए तो वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और उसके साथ ही साथ वो केंद्र में कई बार मंत्री रहे। अगर हाल का जिक्र किया जाए तो मनमोहन सरकार में वो मंत्री रहे और उन्होंने कई अहम मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। देश में उनके काम को बेहतरीन राजनीतिक और सरकार के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि एसएम कृष्णा को राजनीति में साउथ से भले ही वो आते हैं, लेकिन उत्तर भारत के तमाम नेताओं के साथ उनका तालमेल और बातचीत और शालीनता और मिलनसार का रवैया बेहद अच्छा माना जाता रहा है। और उनको पुराने नेता जो भी रहे हैं उत्तर भारत के, उनके साथ उनकी अच्छी तालमेल रही है। तो एसएम कृष्णा को एक शालीन पूर्वक नेता के तौर पर गिना जाता है। भले ही वो साउथ इंडिया से आते हो, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान पूरे देश में बनाई। बतौर मुख्यमंत्री में तौर कर्नाटक में उनका कार्यकाल बेहद अच्छा गिना जाता है और साथ ही साथ केंद्र मंत्री के तौर भी उनका देश में कार्यकाल और किया गया काम भी याद किया जाएगा। तन्वी। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन। पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के सीएम रहे एसएम कृष्णा का निधन हो गया है। आपको बता दें 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और आज सुबह करीब 2:30 पर अपने आवास पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम एमएस कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन। देश की बात में आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुबह दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी और इसी के साथ सीएम मंदिर में लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह, जिसमें
शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी इस समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते नजर आएंगे, जिसमें 800 मेधावियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गोरखपुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुबह दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी, जिसके बाद मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम भी होगा, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें, एमपी शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह भी होगा। इस समारोह में भी शामिल होंगे सीएम योगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हैं। संदीप जी, जिस तरीके से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी हैं, सबसे पहले तो उनके दौरे से जुड़ी खास बातें हमारे दर्शकों को बताएं संदीप जी। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन सबसे पहले उन्होंने एक गौशाला में गए। अपनी जो गौशाला में हर जब भी जाते हैं तो जरूर गायों के साथ में स्नेह और प्रेम करते हुए नजर आते हैं, वो उन्होंने करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसके जनता दरबार उन्होंने लगाया, जनता की समस्याएं सुनी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो लगातार गोरखपुर की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होते हैं तो जनता दरबार का प्रावधान रखा जाता है, वहां पर जनताओं की समस्याओं को सुना जाता है। इसके साथ ही साथ में अब से कुछ ही देर के बाद महाराणा प्रताप स्कूल जाएंगे, वहां पर विद्यालय में जाकर के वहां पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ पुरस्कार वितरित करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में नजर आने वाले हैं। अब से कुछ ही देर के बाद जब महाराणा प्रताप पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर पहुंच करके अभ्यर्थियों के साथ वार्तालाप करेंगे, इसके साथ साथ संबोधन करेंगे। तो तमाम चीजों को लेकर के आज की रूपरेखा पूरी तरीके से कार्यक्रमों की तैयार हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का आज का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में उन्होंने अब तक जो है लगभग देखा जाए तो 3 बड़े कामों को करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले सुबह उठ करके गौशाला जाकर के उन गायों से स्नेह प्रेम करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद जनता की समस्याओं को सुना है। अब जो है महाराणा प्रताप कॉलेज जाएंगे, उसके बाद उनके और जो कार्यक्रम है, संगठन के साथ बैठक होगी, उनके साथ में चर्चाएं करेंगे। तमाम एक कार्यक्रम है जिन पर शिरकत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जी संदीप जी, जिस तरीके से आपने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम भी है, इस कार्यक्रम में और कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ में और भी जो वहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जो है सबसे ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई गलतियां पाई जाती हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई भी करते हैं। इसके साथ ही साथ कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया जाएगा, इन पर भी लगातार वो चर्चा करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं, आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी तरीके से लगभग तैयार है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जानकारी ये भी है कि इस कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी शामिल होंगे।
बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से पुरस्कार हम बात करते हैं वित्रेका की, और उसके साथ ही साथ में नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ में और भी कुछ जो बड़े नाम हैं वहाँ गोरखपुर से, वो सब भी वहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गोरखपुर से जुड़े उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। और उस मठ से अगर जुड़े चीजों को अगर हम बात करते हैं तो एक भव्य कार्यक्रम जिस तरीके से संपन्न होना है उसको लेकर के पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर के बाद वहां पर कॉलेज पहुंचेंगे और वहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। और उनके दौरे से जुड़ी बड़ी जानकारी हमने आपको बताई है, जहां महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाएंगे, जहां जनता की समस्याओं को सुनते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां परिवहन निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, कर्मियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा। अभी तक कर्मचारियों को आपको बता दें 38% महंगाई भत्ता मिलता था और अब उन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 15,843 नियमित कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ये जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सरकार ने कर्मचारियों को नए साल से पहले ये बड़ा तोहफा दिया। हालांकि एरियर का लाभ अभी भी नहीं मिल पाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सरकार ने नए साल से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। परिवहन निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा। अभी तक 38% महंगाई भत्ता मिलता था और अब ये बढ़कर आपको बता दें 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राज्य सरकार ने कर्मचारियों को नए साल से पहले ये बड़ा तोहफा दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ये जानकारी दी। हालांकि एरियर का लाभ अभी भी नहीं मिल पाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां परिवहन निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि परिवहन निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, 8% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, और क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी दर्शकों को बताएं संदीप जी।
लिए नए साल से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई भत्ते की अगर बात करते थे उसमें बढ़ोतरी की गई है, 8% तक की बढ़ोतरी की गई है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कर्मचारी लगभग 15,000 के आसपास जो है कर्मचारी कार्यरत हैं इसमें, और इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो है वो जो 45% था उसको बढ़ाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलेगा इसका। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो एरियल का जो लाभ मिलना था वो लाभ उन कर्मचारियों को अभी नहीं मिल पाएगा, यानी कि आगे के प्रोसेस में जरूर रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से इन कर्मचारियों की पुकार को सुना है, जो कि काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के ये लोग जो है विचार मंथन जो है करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8% का इजाफा किया है उनके महंगाई भत्ते को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो एक मूल्य होगा वो बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। जब कभी 45% था उसको बढ़ा करके 50 के आसपास कर दिया गया है, क्योंकि इन कर्मचारी लगातार इस बात को लेकर के पहले से ही मांग करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि वो लोग जो है 10% तक की मांग कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी जो है 8% की बढ़ोतरी की है वो सुनिश्चित कर दिया है। ये जानकारी जो है उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने जानकारी देते हुए सभी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की लहर लाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी जो समय से पहले अपनी एरियल की इसकी मांग कर रहे थे, भत्ते की मांग कर रहे थे, वो पूरा करने का कहा गया है। जी बिल्कुल, लेकिन कर्मचारियों को जिस तरीके से ये तो बड़ी नए साल से पहले एक बड़ा तोहफा दे दिया, लेकिन एरियर का लाभ अभी भी नहीं मिल पाएगा, इसकी क्या वजह है? इसमें क्यों समय लग रहा है संदीप जी? देखिए, एरियल का लाभ जो है कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त इस बात से लगेगा क्योंकि सरकार जो है धीरे धीरे एक एक चीजों का प्रोसेस देख रही है। जो उनके एरियल में जो इजाफा होगा वो इजाफा भी उनको थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद मिलेगा, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या बहुत है और उत्तर प्रदेश में खासतौर पे। और ऐसे में अगर परिवहन विभाग के कर्मचारियों को एरियल अगर दिया जाएगा तो अन्य जो विभाग हैं उनके भी कर्मचारी लगातार इस मांग को उठाएंगे और इस मांग को लेकर बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक वजह सामने निकल के आ रही। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अभी एरियर को लेकर के जिस तरीके से सरकार भी संशय में बनी हुई है और पूरी तरीके से इस पे कोई फैसला नहीं सुना पा रही है, तो इसमें थोड़ा सा भी वक्त लगेगा, जिसके बाद से इन कर्मचारियों को उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन कर्मचारियों के लगातार जो मांगे थी उस पर योगी सरकार ने निर्णय लिया है और एक बेहतर नए साल से पहले एक बड़ा तोहफा जो है देती हुई नजर आई है सरकार। बिल्कुल संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां परिवहन निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, आपको बता दें, और अब उन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां भाजपा आज तय करेगी चुनावी रणनीति। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में आज चुनावी बैठकें होंगी। दोपहर 12 बजे से शुरू होंगी चुनावी बैठकें। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। कानपुर की प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बैठक लेंगे। अवध क्षेत्र की प्रदेश महामंत्री बैठक लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक लेंगे। पश्चिम क्षेत्र की गाजियाबाद में ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अवध क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ में बैठक होगी। ब्रज क्षेत्र की आगरा में बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र की गोरखपुर में बैठक होगी। लखनऊ से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भाजपा आज तय करेगी चुनावी रणनीति। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में आज चुनावी बैठकें होंगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी आज तय करेगी चुनावी रणनीति। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में आज चुनावी बैठकें होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, भाजपा आज चुनावी रणनीति तय करेगी और सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में बैठकें भी अलग अलग होने वाली है। सबसे पहले तो इन बैठकों से जुड़ी क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं संदीप जी।
देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2027 के चुनाव होने हैं, उन चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने पूरी रणनीति बना दी है और क्षेत्रवार किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, कैसे संगठन को आगे बढ़ा लेके चलना है, कैसे जोड़ना है, उन तमाम चीजों की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अगर बात करते हैं तो सभी अवध क्षेत्रों को अलग अलग शहरों में बांटा गया है। एक अवध क्षेत्र बांटा गया है, पश्चिमी बांटा गया है, इसके साथ पूर्वांचल बांटा गया है। तो ये एक नई रणनीति के साथ में सभी को 4 भागों में 6 भागों में बांटा गया है और इन 6 भागों में बांटने के बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी अब रणनीति शुरू कर दी है और इसी के साथ में बैठकों का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। कानपुर अगर क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो वहां पर बैठक करते हुए नजर आएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। इसके साथ महेंद्रनाथ पांडे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो इस बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसका विनोद तावड़े जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू होगी और ये आज 12:30 बजे जो है सभी जो 6 जोन है, इन 6 जोनों में जो है बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर के अभी से एक्टिव हो चुकी है और लगातार रणनीति बना रही है कि किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे 27 में पूरी बहुमत के साथ में जीत हासिल करनी है। तो तमाम तरीके की जो क्षेत्रवार जो बैठकें होनी है, उन बैठकों का दौर जो है अब लगभग शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इसी कड़ी में जो है आगे की रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। शायद यही वजह है कि आज जो है अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक जो संपन्न होगी वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बड़ा कारगर सिद्ध होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में बड़े 27 के चुनाव हैं। उन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ हो चुकी है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में 27 में चुनाव जीतना चाह रही है, उसी को लेकर के रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, 2027 के लिए बीजेपी अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में बीजेपी अपनी रणनीति बनाती नजर आएगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पश्चिम क्षेत्र की गाजियाबाद में बैठक होगी, आपको बता दें अवध क्षेत्र की लखनऊ में बैठक होगी, ब्रज क्षेत्र की आगरा में बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब क्षेत्रवार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा आज चुनावी रणनीति तय करेगी। इन बैठकों के जरिए सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में आज चुनावी बैठकें होनी है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का